प्रश्न क्रमांक पहला, क्या सिद्ध करना है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपन को पहले से पता है कि कर्णी 5 अपरिमेय है, यहाँ वो बात आपको सिद्ध करनी है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? उल्टा लिखे, क्या मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो क्या माना कर्णी 5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं? P बटे Q के रूप में। तब कर्णी 5 को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये क्या होती हैं सह अभाज्य संख्याएं? ऐसी दो संख्याएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। दो संख्याएं हो, उनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे ये हैं 2 और 3, एक के अलावा इन दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाए, एक के अलावा किसी और से विभाजित ना हो या एक के अलावा कोई गुणनखंड ना हो, वो क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्या। तब कर्णी 5 बराबर क्या लिखा अपन ने? इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब इधर कर्णी लगी है ना, तो कर्णी लगाने के लिए क्या कर दे, हटाने के लिए क्या कर देंगे? इसका वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का। दोनों पक्षों का वर्ग कर देने से वर्ग की से कर्णी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो क्या लिखेंगे? कर्णी 5 का वर्ग बराबर P बटे Q का वर्ग। यहां लिख देंगे क्या? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपने यहां वर्ग किया तो इसके वर्ग से कर्णी कट गई, तो क्या आया? 5। इधर आया तो P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। अब इस Q स्क्वायर का क्या कर दिया इस साइड? पक्षांतर। तो 5Q की घात 2 बराबर P की घात 2। समीकरण 1। अब यहां देखो, अपन ने जो यूक्लिड प्रमेय का पढ़ी थी, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो एक संख्या इधर है और दो संख्या इधर है, तो ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये भाज्य हो गया, और शेषफल नहीं है, मतलब इसे पूरा पूरा भाग गया था, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो P की घात 2 है, ये 5 से क्या होता है? पूर्णतः विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से P की घात 2 5 से क्या होता है? पूर्णतः विभाजित होता है। मतलब 5P की घात 2 का गुणनखंड है, जिससे भाग जाए वही क्या होता है? गुणनखंड। अगर 5P की घात 2 का गुणनखंड है तो अकेला P का भी गुणनखंड होगा वो। क्यों? जैसे अगर कोई 6 की घात 2 का गुणनखंड 2 है, तो 6 की घात 2 मतलब 6 गुणित 6, तो ये अकेला एक का भी वो क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो अगर ये P की घात 2 5 से विभाजित हो रहा है, तो मतलब 5P का क्या है? एक गुणनखंड है। तो अर्थात 5P का एक गुणनखंड है। ये एक बात, इसको आप क्या मान लें? इसे एक मत मानो। कहा मान लो? इस कथन को एक मानो जिसका अपन आगे यूज करेंगे। अब अगर ये इसका गुणनखंड है तो ये इसको कुछ ना कुछ बार में विभाजित कर रहा होगा।
हम मान लेंगे कि 5p को c बार में विभाजित करता है, कोई संख्या नहीं मानेंगे क्योंकि ये p कौन सी संख्या है अपन को पता नहीं है, तो अपन जैसी संख्या है वैसा ही माने कि माना ये इसको इतनी बार में विभाजित करता है। तो माना कि p बराबर क्या है 5c, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, तो भागफल अपन ने क्या माना c की ये इससे c बार विभाजित होता है। अब ये p बराबर 5c आप यहां रख दीजिए, दिख रहा है ये जहां पे p है वहां पर क्या रख दीजिए 5c, मानेगा यार। इसे समीकरण 1, यहां कुछ मत मानो, इसे ऐसा a मान लें। 5c समीकरण किस में रख देंगे, एक में रखने पर रखिए समीकरण 1 में, मिटा लें इसे। रखो, ये है समीकरण 1, ये 5q की घात 2 बराबर इधर p मतलब 5c, तो 5c पूरे की घात 2। अब ये 5q की घात 2 बराबर इन दोनों का वर्ग होगा तो 25c की घात 2। 5 का क्या कर दो साइड पक्षांतर, तो इधर आ जाएगा q की घात 2 बराबर 25c की घात 2 बटे 5, 5 से 25 कट गए, तो q की घात 2 बराबर 5c की घात 2। ये देखो इसके जैसा फिर से बन गया, किधर दो संख्याएं और किधर एक संख्या है, इधर एक संख्या उधर दो संख्या, मतलब ये भाज्य हुआ ये भाजक हुआ, मतलब q की घात 2 भी 5 से पूर्णतः क्या होता है विभाजित। तो यहाँ q की घात 2 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब ये भी 5 से विभाजित हो रहा, मतलब 5 इसका भी क्या है गुणनखंड है। यहां हमने सिद्ध कर दिया था कि 5p का गुणनखंड है, और यहां सिद्ध हो जाएगा कि 5q का भी गुणनखंड है। अतः 5q का एक गुणनखंड है। अब देखिए हमने इसको p बटे q माना था, जहां पर लिखा था कि pq क्या है एक सहअभाज्य संख्या है, मतलब उनके बीच में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जो निकला वो देखिए क्या निकला कि p का भी गुणनखंड है 5 और q का भी गुणनखंड है 5, मतलब एक के अलावा कुछ है, मतलब p और q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, इसलिए हमारा मानना क्या हो गया गलत। तो जो तुम कह रहे हो वो सही। तो ये b, तो जो कथन आए हैं अपने कथन ए व बी से 5 p व q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है ये दोनों का, p का भी है और q का भी है, अर्थात p व q सहअभाज्य संख्याएं सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य वो होती हैं जिनका केवल एक हो, यहाँ एक के अलावा कुछ है मतलब वो सहअभाज्य नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत है। हमारा मानना कि क्या माना था अपन ने करनी 5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः लिख दो जो सिद्ध करना था, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या
ये अपन को ये पहला सवाल बाकी सवालों जैसा नहीं है, सीधा पक्षांतर कर दो। बाकी सवालों में हम माने के चलते हैं कि करनी 5 क्या है, अपरिमेय, जो अपन लास्ट में लिखते हैं उसमें। यहाँ आपको उसी को ही अपरिमेय सिद्ध करना है, इसलिए उसकी उत्पत्ति अलग। उदाहरण में ऐसे सवाल से करनी 2 वाला है, उसमें सिद्ध करनी करनी 3 है, शायद करनी 3 वाला, कि उसमें बिल्कुल यही है कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल ऐसे सिद्ध होगा कि जहां जहां आपका 5 है वहां वहां क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जहां 5 का वर्ग हुआ है वहां 3 का वर्ग आ जाएगा। जहां 5 गुणनखंड आया है वहां 3 दोनों का गुणनखंड आ जाएगा। मेथड बिल्कुल सेम। ठीक है, आया समझ में? तो भैया अगर समझ में आ होए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।